जय हिंद। आज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के पार्ट 3 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट एक अच्छे से समझ पाए कि फिजिक्स क्या चीज है और फिजिक्स के प्रत्येक स्टेप को समझ पाए। इंग्लिश मीडियम का मैंने बार बार कहा कि ये समस्या रही है, हमने देखा है कि उनको बात ही नहीं समझ में आती कि हम क्या इसमें लिखा हुआ है और क्या पूछ रहा है। बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे, अच्छे स्टूडेंट बहुत हैं, लेकिन उसमें यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे कि जिनको ये समझ में नहीं आता ये क्या पूछ रहा है। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि को रिलेट करके इंग्लिश और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को ये समझाने का और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का अगर मूल बात आपको समझ में आ गई तो उस सब्जेक्ट पर बहुत सारी चीजें आप आगे ऐसे ही स्वयं ही करते चले जाएंगे। और ये विशेष रूप से साइंस ग्रुप के स्टूडेंट को तो बहुत ही आवश्यक है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े लोग हो, सबको ये आवश्यक है। तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के पार्ट 3 में आगे बढ़ते हैं। और क्या है आज का सब्जेक्ट? आज का जो पार्ट है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्मूथ सरफेस कनेक्टेड थ्रू अ वायर एंड पुली। देखिए, दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि जो ये मान लीजिए ये स्मूथ सरफेस है, जैसे कोई मेज इत्यादि टेबल रख देते हैं और किनारे एक पुली लगी हुई है। उस पुली पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट M1 और दूसरा M2 है, वायर के थ्रू ऐसे कनेक्ट है और इसमें मूवमेंट इसका जो होगा वह नीचे की तरफ डाउनवर्ड, मतलब M2 मूव करा रहा है M1 को। ऐसी अवस्था में हमें इसमें टेंशन कितना, वायर में टेंशन लगेगा, इस पुली पर जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर नहीं कहे, इस पुली पर जो हमें फोर्स लगेगा ऐसे कहे तो फोर्स R लगेगा। और कैसे लगेगा? जिस तरह से ये वायर कनेक्ट है उसके डायरेक्शन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और ये डायरेक्शन नीचे वाले को ऊपर बढ़ा लें तो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ये जो पुली पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इसके एकदम सीधे पुली के क्रॉस में लगेगा और ये परपेंडिकुलर रूल में, और ये हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उससे थीटा अगर मान लें, एंगल थीटा डिग्री पर ये लग रहा है। ये सारी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लेकिन तब निकाल पाएंगे जब हम सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना पाए। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना लेंगे तो हम कॉन्सेप्चुअल रूप से परफेक्ट हो जाएंगे और उसके जो फार्मूला आएंगे उस फार्मूले को अगर हमारे ध्यान में रहेगा तो हम कंपटीशन में उसको ट्रिक के रूप में आसानी से उसको लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो सबको समझना पड़ेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम पहले M1 का देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट M1 है। तो लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए किस तरह से बना रहे हैं। ये मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर M1 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मास M1 नीचे की तरफ वेट काम करेगा, जो M1 इसका मास है। और M1 में अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट या यूनिवर्स, मैंने बताया कि कोई भी जो अर्थ के सरफेस के अंदर है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रलाइज्ड काम करता है टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है। इसीलिए सभी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो नीचे की तरफ काम करता है। तो M1 जी नीचे की तरफ काम करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स लगेगा जो इसको ऊपर की तरफ काम करेगा, जस्ट ऊपर की तरफ काम करेगा। इसको, इस M1 जी को बैलेंस करने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये M1 नीचे की तरफ ही चला जाता। इसको बैलेंस करने के लिए इस फोर्स को हम F मान लें कि ये फोर्स F काम कर रहा है। और अब इसके बाद ये जो वायर कनेक्ट है, इस वायर में क्या टेंशन लगेगा? ये टेंशन T लगेगा। और वो टेंशन T कितना होगा? क्योंकि ये मास, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे इसको खींच रहा है, ये इसको खींचेंगे तो ये इधर की तरफ चलेगा। तो मूव कर रहा है तो इसका मतलब मूव करने का भी तो कोई एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण भी कहते हैं, एक्सेलरेशन A से काम करेगा। लेकिन जब ये M1 मास है तो किस फोर्स से ये मूव करेगा, उसी M1 मास का मल्टीप्लाई कर दें तो ये M1A से मूव करेगा। अब ये हुआ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। अब ये समझना है कि कैसे लिखेंगे। ये देखिए F इज इक्वल टू M1G,
ये दोनों इक्वल है, तभी जाकर के स्मूथ सरफेस पर वो प्रॉपरली चल सकता है। अगर दोनों इक्वल नहीं होता तो ये प्रॉपरली नहीं चलता, या तो ये सरफेस छोड़ देता, ऊपर हो जाता, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए प्रॉपरली स्मूथ सरफेस पर वो चल रहा है। इसका अर्थ यही है कि F इज इक्वल टू m1g। और जो ये टेंशन है वो टेंशन T इज इक्वल टू m1a। मतलब जितना मास है और मूवमेंट के समय जो एक्सेलरेशन है, दोनों मास और एक्सेलरेशन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर्स में कन्वर्ट होगा, और वही फोर्स जितना लगेगा वही इस वायर में टेंशन का काम करेगा। ये तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट बॉडी m1। अब फ्री बॉडी डायग्राम FBD 60 में लिख देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। अब यहां पर इसको देखने की आवश्यकता है कि m2 डाउनवर्ड वेट के रूप में नीचे काम करेगा, इसका वेट, और जो ये वायर है, ये रस्सी है, इसमें टेंशन T ऊपर की तरफ काम करेगा। और यही चूंकि m2 ही इसको खींच रहा है, नीचे की तरफ ले जा रहा है, इसका अर्थ है कि ये डायरेक्शन जो दिखाया है एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन नीचे की तरफ होने के नाते जो एक्सेलरेशन के थ्रू फोर्स लगेगा m2a डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। इसके लिए आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, किस तरह से होगा। इसको समझने के लिए हमें एक बात का ध्यान देना होगा, हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि कितने फोर्स से यह नीचे जाएगा, ये ध्यान देना है। तो सिंपल सी बात है कि इसका वेट जो है m2g ज्यादा है, तभी जाकर के तो ये नीचे जा रहा है, नहीं तो ये नीचे इसको सरका नहीं पाता, आगे नहीं ले जा पाता। और इसका टेंशन T मींस इस वायर में जो फोर्स काम कर रहा है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। T दोनों माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इसको माइनस लिख दिया। और ये दोनों को माइनस करने के बाद जो फोर्स बचेगा उसी फोर्स से वो नीचे जाएगा। तो बचेगा क्या, जो m2a का कैलकुलेशन किया है यही होगा, इसी से या नीचे की तरफ जा रहा। ये आपका होगा m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a से यह नीचे की तरफ जाएगा। अब आ गया तीसरी बात आती है, अभी तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाया, और तीसरी बात आएगी कि इस पर रिएक्शन क्या होगा। अर्थात इस गिरने पर, जैसे जब ये इधर जा रहा है T और ये इस T लग रहा है, तो गिरने पर भी तो कुछ दबाव बनेगा, और वो फोर्स गिरने पर क्या लगेगा, ये R फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लगेगा गिरने के, एकदम ये ऐसे डायरेक्शन आपको समझना होगा। क्या डायरेक्शन होगा, जो भी इसका टेंशन है, दोनों वायर जिसे मूव कर रहे हैं उस वायर के अक्रॉस में ये लगेगा, तो ये R होगा कितना। आपने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल के रूप में फॉर्म हो गया। अर्थात इस टेंशन का अगर हम एक जनरल सिंबल इधर की तरफ और ये टेंशन T ऊपर की तरफ, पाइथागोरस थ्योरम के लिए पैरेलल जो वैल्यू होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, तो T इधर की तरफ। अब दोनों का अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्री जब बनता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम निश्चित लगता है, ये जान लीजिए। और उसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका हम रूट वैल्यू अगर ले लें, r इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर 2t स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर का रूट अगर निकाल लेंगे, जिसको हम हिंदी में करड़ी भी कहते हैं, इसको वर्गमूल कहते हैं, निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2t। दिस इज r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फोर्स इस पर काम करेगा। इन दोनों इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हम अगर आते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल देते हैं। यहां पर हम कर देते हैं फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए t की वैल्यू ले जाकर के इसमें रख दीजिए, t की वैल्यू इक्वल टू m1 ये है, इसमें ले जाकर के रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा m2g माइनस इसमें t की वैल्यू ले जाके इसमें रखिए तो m1 ये हो गया इज इक्वल टू m2a। अब देखिए a एक्सेलरेशन, तो इनको एक तरफ कर लेते हैं, वन साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। दिस इज m2g इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। जब ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और a कॉमन ले लिया तो अब आपका ये हो गया m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 जो भी आप लिख सकें, m2g। और यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू m2g बाई m1 प्लस m2। ये a की वैल्यू निकल गया और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में ले जाकर के रख देंगे तो ये t की वैल्यू निकल जाएगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन फर्स्ट सॉरी, वी गेट t इज इक्वल टू m1, t इज इक्वल टू m1 a है और a की वैल्यू हम ले आके रख दें तो ये m2g बाई m1 प्लस m2 ये हो गया t की वैल्यू, और t की वैल्यू ले जाकर इसमें रखें तो आप तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या क्या, a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक टेबल पर कोई घिरनी ऐसे लगा हुआ है और इस घिरनी से, अब हिंदी में टोटल बता रहे, घिरनी से दो पिंड रखा हुआ है जिसको ऑब्जेक्ट मैं बार बार कहता हूं m1 और m2। बहुत सारी पुस्तक में आप देखेंगे तो m1 यहां लिखा रहता है, m2 यहां लिखा रहता है। इसके कंफ्यूजन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है कि इस m1 और m2 कहीं भी रहे कैसे होगा प्रोसेस, वो समझ में आना चाहिए। तो बहुत सारे जगह पर आप देख लेंगे तो इसको आप कर पाएंगे। आप समझिए, इसको उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में है, जो स्टूडेंट 12th में है, 11th 12th और IIT PMT इस समय जो नीट इत्यादि के एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और क्वेश्चन को अगर कहीं भी आगे डायरेक्ट यहीं से हम, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इतने फार्मूले की आवश्यकता नहीं, यहीं से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं। इसलिए वो लोग जान पाए, उनके पास तक पहुंचाने का काम आप सभी लोगों का है, तभी जाकर के इस समाज का उद्धार होगा और समाज का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा। जय हिंद।